हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। तो आज हमारा लेक्चर दूसरा होने वाला है दोस्तों, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का। तो दोस्तों जिसमें आज का टॉपिक हमारा क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को आज हम लोग देखेंगे और हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डीपली हम लोग पढ़ लेंगे दोस्तों। क्योंकि इस चैनल पे रेगुलरली हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो या कोई भी अगर मैं लाइव क्लास लूँ तो आपको तुरंत अपडेट आ जाए, ठीक है दोस्तों। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, देखते हैं यहाँ पे तो फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। कल दोस्तों हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था। कल हम ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं, कूलम्स लॉ पढ़ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, दो चार्जेस के बीच के फोर्स कितना होता है, दो चार्जेस के बीच का फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो दोस्तों ये ऑलरेडी हम कूलम्स लॉ में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब उस केस में क्या होगा, जब एक जगह पे दो चार्जेस नहीं है बल्कि 4-5 चार्जेस हैं। इट मीन सपोज एक पॉइंट O है दोस्तों, ठीक है, वहाँ पे ऑलरेडी इस Q चार्ज है, एक प्लस Q चार्ज है, ठीक है, एक प्लस Q चार्ज है। ओके, तो एक चार्ज यहाँ पे Q1 है और एक यहाँ पे Q2 है, ठीक है, एक यहाँ पे Q3 है। ओके, यहाँ देखिए, तो Q1 के वजह से कुछ फोर्स लग रहा होगा इस पे, Q1 के वजह से सपोज यहाँ लग रहा है, ठीक है। तो मान लो ये प्लस है, माइनस है, प्लस है, तो F1 इधर लगेगा क्योंकि रिपेल करेंगे, प्लस प्लस रिपेल करेंगे। F2 कहाँ लगेगा दोस्तों, F2 अट्रैक्ट, अच्छा ये इस साइड लगेगा क्योंकि एक माइनस है और दूसरा क्या है, प्लस है, तो अट्रैक्ट करेंगे, F2 यहाँ लगेगा, ठीक है। F3 कहाँ लगेगा, ओके, F3 दोनों पॉजिटिव है तो दोस्तों रिपेल करेगा और F3 इधर लगेगा, ठीक है, F3। तो F नेट क्या होगा दोस्तों, F नेट होगा वेक्टर सम, ठीक है, F1 प्लस F2 प्लस F3। ये कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कूलम्स लॉ के लिए। कि अगर देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस टेकन वन एट अ टाइम। तो आपको वेक्टर सम लेना है ना, ठीक है। तो कैपिटल Q में कितना नेट फोर्स निकालने के लिए मैंने देखा कि Q1 कितना फोर्स लगा रहा है, Q2 और Q3, तो F1 F2 और F3 लगा रहे थे और इनका अगर मैं वेक्टर सम कर लूँ तो मेरे पास नेट फोर्स आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ध्यान देना, जब कभी भी मैं दो के बीच, जैसे Q1 और कैपिटल Q के बीच अगर फोर्स निकालूँ तो मैं Q2 और Q3 को भूल सकता हूँ, कि ऐसा मान सकता हूँ कि Q2 और Q3 प्रेजेंट है ही नहीं वहाँ पे। सेम जब मैं Q2 और कैपिटल Q के बीच का फोर्स निकालूं, ठीक है, तो मैं Q1 और Q3 को भूल सकता हूं, ऐसा मान सकता हूं कि Q1 और Q3 वहां पे है ही नहीं, ठीक है दोस्तों। सो यहाँ देखो मैंने लिखा हुआ है द इंडिविजुअल फोर्सेस आर अनअफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, है ना, दिस टर्म एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है दोस्तों। तो वेक्टर सम करना है, दैट्स इट, बिना क्वेश्चन के ये होगा नहीं हमसे। तो भाई दो अच्छे बहुत सुंदर सुंदर मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कंसिडर 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3, ठीक है, H इक्वल टू Q। अच्छा, Q1 भी Q के इक्वल है, ठीक है, Q2 भी मैग्नीट्यूड में Q के इक्वल है और Q3 भी Q के इक्वल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L, दोस्तों एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका साइड क्या है, L है, जो हमें दिया हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज Q, ओके, विद द सेम साइन एज Q, यानी जो कैपिटल Q है दोस्तों और स्मॉल q है सभी सेम साइन के हैं, ठीक है, प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो दोस्तों सेंट्रोइड दिया हुआ है, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल में एक चार्ज Q प्लेस किया हुआ है, ठीक है, Q में क्या फोर्स लगेगा वो हमें देखना है, ठीक है, वो हमें देखना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, Q2, अच्छा Q2 के वजह से Q पे कैसा फोर्स लगेगा, अवे लगेगा, क्योंकि Q2 और Q सेम साइन के हैं, तो मैं इसे F2 के नाम से देता हूँ, ओके F2, ठीक है दोस्तों। अच्छा Q1 और Q के बीच का जो फोर्स लगेगा, रिपेल करेगा, तो अपने से दूर भेजेगा कैपिटल Q को, तो F1 नाम दे देता हूँ इसे मैं, ठीक है। तो सेम दोस्तों Q3 और कैपिटल Q के बीच फोर्स जो लगेगा वो अवे होगा अगेन Q से और Q3 से, क्योंकि सेम साइन के हैं, तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ F3,
ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है इतना, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या होगा कैपिटल क्यू पे, कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स क्या होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, ये हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले F1 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो F1 क्या चीज़ है, Q1 और कैपिटल Q के बीच फोर्स, उसके लिए R तो चाहिए, तो R तो है नहीं अपने पास, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसे एक नाम दे देते हैं A B C, ठीक है, और इसे हम M नाम दे देते हैं, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, AM हम निकाल सकते हैं, 90 का एंगल बनेगा, तो जब आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AC स्क्वायर के इक्वल होगा, बहुत बढ़िया। मुझे तो AM का स्क्वायर चाहिए, AC स्क्वायर माइनस MC स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, AC कितना है ध्यान दो, AC L दिया हुआ है, L का स्क्वायर, और दोस्तों MC, यहाँ पे MC L/2 हो जाएगा, क्योंकि अगर साइड L है तो ये क्या हो जाएगा, L/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाय 4। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3L स्क्वायर बाय 4 आएगा दोस्तों, क्योंकि ये AM का स्क्वायर आया, तो AM किसके इक्वल हो जाएगा, AM स्क्वायर वहाँ जाके रूट बन जाएगा। तो देखो ओके, L और 2 तो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि L स्क्वायर और बाहर आ जाएगा रूट से, L बनकर 4 भी 2 के रूप में बाहर आ जाएगा, पर रूट के अंदर 3 बच जाएगा, ठीक है। तो ये अपना AM है, ये अपना क्या है, AM है। पर मुझे अभी क्या चाहिए, मुझे सपोज मैं सेंट्रोइड को O कहता हूँ दोस्तों, मुझे क्या चाहिए O, और मैं मान रहा हूँ कि ये डिस्टेंस R है, अगर ये R है तो ये भी R है और ये भी R है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। मीडियन इक्वल होता है, मतलब मीडियन जहाँ इंटरसेप्ट करते हैं वर्टेक्स से उसका डिस्टेंस इक्वल होता है ना। क्या मैं कह सकता हूँ जो R होगा दोस्तों, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये 2:1 में डिवाइड होता है, तो पूरा का पूरा R क्या हो जाएगा, अच्छा 2:1 है तो 2 + 1 टोटल नीचे लिखते हैं, पर R क्या है, उसका दूसरा हिस्सा है, किसका, AM का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है, 2/3 इंटू AM, और AM किसके इक्वल आया, L/2 √3, ओके, L से L गया, और 3 को √3 इंटू √3 लिखो तो ये आ जाएगा L/√3, तो R आ गया दोस्तों L/√3, बहुत बढ़िया, L/√3। अच्छा मुझे एक बात बताओ, F1 F2 F3 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा या नहीं होगा, क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड क्यों के इक्वल है, ठीक है, और सबका डिस्टेंस भी सेम है। सो कैन आई से कि जो F1 का मैग्नीट्यूड होगा वो F2 का मैग्नीट्यूड और F3 का मैग्नीट्यूड तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और किसके इक्वल होता है दोस्तों, K, क्यों, Q1 Q दिया हुआ है और Q2 कैपिटल Q दिया हुआ है बाय R स्क्वायर, तो R की जगह पे क्या है दोस्तों, R की जगह है L/√3 का स्क्वायर। तो मैंने कुछ नहीं, कूलम्स लॉ लगाया है, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो F1 F2 और F3 मैग्नीट्यूड में क्या है दोस्तों, मैग्नीट्यूड में बिल्कुल ही इक्वल है, और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ऊपर जाएगा 3K Q बाय L स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा F1 F2 F3 आया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक काम करते हैं, अब मैं F2 और F3 का रिजल्टेंट फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। वेक्टर सम करना है ना दोस्तों, वेक्टर सम करना है तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले मैं F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर फाइंड आउट करना चाहता हूँ, ठीक है। सो मैं लेट कर लेता हूँ, अच्छा यहाँ लेट कर लो कि F डैश जो है वो F1, अच्छा F1 तो नहीं, ये F2 और F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, F2 वेक्टर यहाँ को जा रहा है और F3 यहाँ जा रहा है, रिजल्टेंट हमेशा इनके बीच होता है, रिजल्टेंट होता है ना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। आई होप मतलब आप लोगों ने +1 में पढ़ा हुआ है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जब लगाएंगे तो इसका डायगोनल F2 और F3 का डायगोनल क्या देगा, F2 और F3 का रिजल्टेंट देगा। तो मैं इसको कह देता हूँ F डैश, क्या कह देता हूँ, F डैश, ठीक है। ये हमारा मेरा क्या है, F डैश है, ठीक है। अच्छा तो F डैश का मैग्नीट्यूड निकालते हैं दोस्तों। अच्छा F डैश का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है, √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है। तो F डैश इन दोनों का रिजल्टेंट है, F2 और F3 का मैग्नीट्यूड तो सेम है,
तो मैं एक काम करता हूँ, इसे एफ के इक्वल ही मान लेता हूँ, मैं इसे एफ के इक्वल मान लेता हूँ सेम, ताकि बारी बारी मुझे F1 F2 नहीं लिखना पड़ेगा। यानी ए का F1 का भी F2 का मैग्नीट्यूड भी F है और F3 का मैग्नीट्यूड भी F है, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो F कॉस थीटा। दोस्तों दोनों के बीच एंगल कितना है ध्यान दो, ठीक है। तो F1 इधर आ रहा है, अच्छा F2 इधर जा रहा था और F3 इधर जा रहा था। दोस्तों टोटल 360 होता है, जब मैं 360 को 3 से डिवाइड करूंगा 120 आएगा। तो कोई भी एक एंगल 120 डिग्री है, तो या 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री है। तो F2 और F3 के बीच का भी एंगल कितना है, 120 डिग्री है, ठीक है। अच्छा cos 120 डिग्री क्या होता है, cos 120 डिग्री को मैं 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ, बहुत बढ़िया। सेकंड में जाएगा तो साइन में कन्वर्ट होगा, पर नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि cos नेगेटिव होता है, तो ये आ गया -1/2। तो cos 120 डिग्री -1/2 होता है दोस्तों। तो f डैश का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, f1 स्क्वायर 2f f स्क्वायर 2f स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2f स्क्वायर -1/2, ठीक है। ओके 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ओवरऑल क्या हो गया 2f2 स्क्वायर माइनस f2 स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है, f डैश इज इक्वल टू रूट, ओके सॉरी, मतलब 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर है ना। तो रूट f स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, f के इक्वल आ गया। यानी रिजल्टेंट भी क्या होगा, f के इक्वल ही होगा। इन f2 और f3 का रिजल्टेंट भी क्या होगा, f के इक्वल ही होगा। यार आपने क्लास +1 में भी पढ़ा है कि a और b का मैग्नीट्यूड अगर सेम है और उनके बीच का एंगल 120 है, तो उनका रिजल्टेंट भी a और b के मैग्नीट्यूड के इक्वल ही आता है, ठीक है। पर फिर भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया इधर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, f डैश भी f के इक्वल आ रहा है और f1 का मैग्नीट्यूड भी f के इक्वल आ रहा है, और देखो इधर अब क्या हो गया, f1 डैश इधर है बेटा, है ना, f डैश इधर है और f1 इधर है, और ये सेंट्रोइड था, f1 इधर है और 180 का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है। मुझे कैसे पता लगा कि f डैश उधर ही आएगा, क्योंकि भाई अगर 120 का एंगल है, अगर वेक्टर सेम है, अगर 120 का एंगल है, वेक्टर सेम है, तो बिल्कुल 20 से रिजल्टेंट जाता है, ये चीज़ पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, सो एफ नेट क्या हो जाएगा, क्या मैं कह सकता हूँ एफ नेट ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ये क्या होगा दोस्तों, एफ नेट विल बी और एफ नेट का जो मैग्नीट्यूड होगा दोस्तों वो एफ डैश माइनस F1 होगा, और एफ डैश भी एफ के इक्वल आया और F1 भी एफ के इक्वल आया, इसका मैग्नीट्यूड वाइज, तो 0 आ गया आंसर। तो आंसर 0 है, तो न्यूट्रलाइज्ड है। और वैसे भी एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, अगर 3 इक्वल वेक्टर्स, ठीक है, 3 इक्वल वेक्टर्स 120 डिग्री के एंगल पे लगते हैं ना, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा 0 होता है, उनका रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है, 0। पर फिर भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। आई होप अच्छे से क्लियरिटी आ रहा है कि कैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको अप्लाई करना है। एक और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 4 पॉइंट चार्जेस क्यू ए इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, दो नहीं 4, देयर आर 4 पॉइंट चार्जेस, है ना, 4 पॉइंट चार्जेस है दोस्तों। क्यू ए इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी -5 माइक्रोकूलम, क्यू सी 2 माइक्रोकूलम, क्यू डी -5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो इस इंफॉर्मेशन से थोड़ा मैं क्या करूँगा, मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करना चाहूँगा, ठीक है दोस्तों, एक स्क्वायर ड्रॉ करना चाहूँगा इधर, ठीक है। तो ए है, फिर बी, फिर सी और फिर डी। तो ए पे क्यू ए कितना दिया हुआ है दोस्तों, क्यू ए दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम यानी +2 माइक्रोकूलम, क्यू बी कितना दिया हुआ है, क्यू बी दिया है -5 माइक्रोकूलम, ओके। तो दोस्तों क्यू सी कितना दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। क्यू डी कितना दिया हुआ है, ओके, क्यू डी भी दिया हुआ है -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। अच्छा और इनकी साइड्स कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर, तो सारी 0.1 मीटर है क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है यार, क्योंकि आपको है ना, अगर सेंटीमीटर में दिया तो 100 से डिवाइड करो, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बहुत बढ़िया 0.1 आ जाएगा। सो व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो दोस्तों आपको पता है सेंटर ऑफ स्क्वायर कहाँ आता है, जहाँ डायगोनल्स इसके मिलते हैं। तो अगर मैं डायगोनल्स को मिला हूँ डॉटेड फॉर्म में, है ना, अगर यहाँ पे दोस्तों डायगोनल को मैं यहाँ पे मिला दूँ,
डॉटेड फॉर्म में। तो इसका सेंटर है, सेंटर को चलो मैं ओ नाम दे देता हूँ दोस्तों। और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पे 1 माइक्रो कूलम रखा हुआ है, साइन नहीं दिया यानी पॉजिटिव है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ए के वजह से फोर्स कहाँ लगेगा दोस्तों, ए भी पॉजिटिव है, क्यों ए भी पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है, तो रिपेल करेगा, तो एफ ए इधर को लगेगा, दूर, इससे दूर रिपल्सन होगा, ठीक है। तो इसे मैं नाम देता हूँ एफ ए, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो एफ बी कहाँ लगेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ आपको साफ दिख रहा है, ठीक है, क्यों बी नेगेटिव है और 1 माइक्रोकूलम जो सेंटर में वो पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होते हैं, तो ये -5 कूलम की ओर लगेगा। तो मैं इसे एक काम करता हूँ, इसे मैं एफ बी लिख देता हूँ, इसे मैं एफ बी, बहुत बढ़िया। सिमिलरली जब आप यहाँ देखेंगे, ठीक है, सी पे देखिए, सी पे +2 माइक्रोकूलम है और यहाँ +1 माइक्रोकूलम है, प्लस प्लस तो रिपेल करेंगे, तो यहाँ भी सो एफ सी ऑपोजिट जाएगा उसके, ठीक है, दूर जाएगा। और सेम यहाँ देखो दोस्तों, क्यू डी नेगेटिव है, क्यू डी क्या है, नेगेटिव, और +1 पॉजिटिव है, तो ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ओके ठीक है, ओके। सो ए एफ डी नाम दे देता हूँ। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, मैग्नीट्यूड में, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैग्नीट्यूड में जो मैग्नीट्यूड एफ बी का है वही मैग्नीट्यूड एफ डी का है या नहीं, क्यों? देखो ना, अगर मैं इसको आर लूँ तो ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, आर आप निकाल सकते हो ओवरऑल, देखो, पर यहाँ ज़रूरत नहीं है निकालने की। के देखो क्यों एक तो 1 माइक्रोकूलम है, ठीक है, 1 × 10⁻⁻6 और दूसरा है -5 माइक्रो, 2 मिनट, हाँ ठीक है, -5 माइक्रोकूलम, तो 5 × 10⁻⁻6, पता है ना, माइनस या प्लस साइन नहीं डालते हैं, मीन मैग्नीट्यूड डालते हैं, ओवर r²। तो दोनों क्योंकि सेम है और इन दोनों के वजह से जो रिजल्टेंट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल, यानी रिजल्टेंट ऑफ एफ बी एंड एफ डी क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या ये एफ बी माइनस एफ डी हो जाएगा, और क्योंकि दोनों इक्वल है तो 0 ही हो जाएगा। और सिमिलरली दोस्तों इन दोनों का फोर्स 2 माइक्रोकूलम × 1 माइक्रोकूलम आएगा, दोनों का क्यू एफ ए और एफ सी, ठीक है। सिमिलरली क्योंकि एफ ए का मैग्नीट्यूड एफ सी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, और ये कितना है, के Q1, पर यहाँ Q2 2 × 10⁻⁻6 है बाय r²। और क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, देखो ना, दोनों एफ ए और एफ सी, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि तो इनका भी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इनका भी रिजल्टेंट हो जाएगा 0, तो इनका भी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, मैं कह सकता हूँ कि एफ ए माइनस एफ सी, यानी कैंसिल आउट होके क्या हो गया, 0। तो आपका एफ नेट सेंटर पे क्या आ जाएगा, एफ नेट सेंटर पे 0 आंसर है, ये आपका आंसर है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सो नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम ड्यू टू ऑल, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, ये आपका क्या है, आंसर है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ। तो और क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, सारे क्वेश्चन जरूर होंगे दोस्तों। अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट। यहाँ पे क्लास 10th में आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था, एक मैग्नेट के अराउंड का स्पेस, मैग्नेट जहाँ तक मेटल्स को अट्रैक्ट कर सकता है एक दूरी तक, ठीक है, उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोला हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कुछ नहीं है, इट इज़ अ स्पेस अराउंड अ गिवन चार्ज। एक गिवन चार्ज है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है, वो वहाँ तक का स्पेस है जहाँ तक वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगा सकता है, ठीक है। यहाँ देखो, इट इज़ अ स्पेस अराउंड अ गिवन चार्ज इन विच इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी एक्सपीरियंस। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फोर्स हम निकाल चुके हैं, के Q1 Q2 बाय r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है दोस्तों, मैं एक बात बताता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैसे क्या होता है, थोड़ा फील, फोर्स आपको पता लग गया। अभी मैंने बोला कि अगर कोई भी एक चार्ज है, सपोज प्लस है, ठीक है, तो अगर मैं दूसरा 1 माइक्रोकूलम यहाँ मैं लेके आता हूँ, ठीक है, ए भी +1 माइक्रोकूलम लेके आता हूँ, तो इसको रिपेल करेगा, पास लाऊंगा और तो ज़्यादा मैग्नीट्यूड से रिपेल करेगा, दूर ले जाऊंगा +1 माइक्रोकूलम तो कम अट्रैक्ट करेगा, और मतलब अट्रैक्ट कर रहा हूँ, सॉरी, रिपेल करेगा। मतलब अगर मैं यहाँ नेगेटिव
लाऊं, नेगेटिव वन लाऊं तो अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब एक रीजन है जहां तक अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, उसी रीजन को आप फील्ड कहते हो। फील्ड का मतलब क्या होता है? जगह। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। तो देखिए अभी मैं फिलहाल तो कलर चेंज कर रहा हूं दोस्तों। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। सपोज एक चार्ज है दोस्तों, एक क्या है? चार्ज है। इसे मैं सिंपल क्यों कहता हूं, ठीक है। और इस चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दूर दूर तक। मान लो इस पॉइंट पे, मैं पॉइंट पी पे दोस्तों, पॉइंट ओहो सॉरी यहां देखो, 2 मिनट पेन लेते हैं। ओके कोई बात नहीं दोस्तों। पॉइंट पी पे सपोज मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, तो मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखना। तो ओवरऑल तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, कितना पावर है उसका, ठीक है। ऑब्वियस अगर ज़्यादा पास होगा चार्ज के तो वहाँ ज़्यादा पावर होगा उसका, अगर दूर जाओगे तो उसका पावर घटता हुआ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी स्ट्रेंथ को दिखाता है। किसको दिखाता है? स्ट्रेंथ को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए ज़्यादा कुछ ही, अगर मान लो पी पे निकालना है, ठीक है। अगर मुझे क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पे निकालना है, सपोज पी आर दूर है, तो देखो ज़्यादा कुछ नहीं है। पी पे आप 1 माइक्रोकूलम रखो, वो भी प्लस का 1 माइक्रोकूलम हमेशा। इसको कहते हो आप टेस्ट चार्ज। इसको क्या कहते हो आप? टेस्ट चार्ज। दोस्तों ये मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का किसी भी पॉइंट पे, किसी भी चार्ज के वजह से, ठीक है। अगर एक पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उस पॉइंट पे आप 1 माइक्रोकूलम यानी पॉजिटिव 1 माइक्रोकूलम रखोगे, प्लस 1 माइक्रोकूलम या प्लस 1 कूलम, आई एम सो सॉरी गाइस, प्लस 1 माइक्रो तो मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। प्लस 1 कूलम होना चाहिए। एक तो पिछले क्वेश्चनों में माइक्रो माइक्रो चल रहा था ना, इसलिए थोड़ा ध्यान भटक गया, कोई बात नहीं। 1 कूलम रखोगे आप, वहाँ पे क्या रखोगे? 1 कूलम रखोगे, और 1 कूलम को आप टेस्ट चार्ज कहते हो। और उस पॉइंट पे जितना ये जो फोर्स लगाएगा चार्ज क्यों, जितना फोर्स लगाएगा, ठीक है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगा। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इस फोर्स के इक्वल हो जाएगा जो यहाँ लग रहा है। और यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? के। क्यों? ये वाला क्यों है, पर दूसरा वाला 1 है, ठीक है, बाय आर स्क्वायर। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है, ठीक है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और यहाँ ई कैप लगा सकते हो या आर कैप लगा दो, मर्जी आपकी। चलो आर कैप लगा दो इधर और आर कैप लगा दो इधर, ठीक है। और सिंपल अगर आप मैग्नीट्यूड देखो दोस्तों, अच्छा आगे स्पेस नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड अगर मैं सिंपल मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो फोर्स बाय फोर्स के इक्वल होता है, वहाँ पे फोर्स के इक्वल होता है। पर एफ बाई क्यू नोट क्या है? यहाँ देखो एफ बाई क्यू नोट क्या है। अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि अच्छा मान लो यहाँ चार्ज क्यू है और यहाँ पे चार्ज क्यू नोट होता, ठीक है दोस्तों। क्यू नोट यहाँ टेस्ट चार्ज है, क्यू नोट। अब मैंने प्लस 1 के बजाय मैंने क्यू नोट टेस्ट चार्ज ले लिया, और इनके बीच का फोर्स क्या होगा? वो होगा के क्यू नोट बाय आर स्क्वायर, अगर आर दूरी पे है तो। पर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में अभी हमने देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में तो के क्यू बाय आर स्क्वायर था, क्यू नोट तो था ही नहीं। तो अगर मैं फोर्स को क्यू नोट से डिवाइड कर दूं, फोर्स को किससे डिवाइड कर दूं? क्यू नोट से डिवाइड कर दूं, तो क्या मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, ठीक है। तो सिंपल बात, ठीक है। तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला याद रखना, एक तो ये वाला, तो 2 फॉर्मूले आपको मेन याद रखने हैं, ठीक है। एक चलो मैं यहाँ आपको दोबारा लिख देता हूँ। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इसको एफ बाय क्यू नोट होता है, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड वाइज मैं देखूं तो के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, इतना ध्यान देना, ठीक है। अच्छा एक और फॉर्मूला जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज है, एफ इजकल टू क्यू नोट यू होता है। यानी एक पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो उसे एक टेस्ट चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हो तो उस पॉइंट पे आपका फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। बहुत बढ़िया, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है। जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, कूलम्स लॉ या इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, 2 चार्जेस के बीच में के फोर्स में लगता था, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी कूलम्स लॉ फॉलो होता है, ठीक है। कूलम्स लॉ यार सिंपल बात है। मान लो एक पॉइंट P है, ठीक है, यहाँ चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है, ठीक है। Q1 के वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सपोज E1 है, ठीक है। Q2 के वजह से ये जो यहाँ P पे
इलेक्ट्रिक फील्ड है दोस्तों, वो सपोज E2 है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए Q3 के वजह से यहाँ पे E3 है, तो यहाँ पे E नेट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगा दोस्तों, इनका वेक्टर सम हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा, वेक्टर सम। और CBSE के क्वेश्चंस लाए हुए हैं तो आप टेंशन ना लो, ठीक है, अच्छे से करके समझेंगे, क्वेश्चनों के थ्रू समझेंगे। देखो यही किया हुआ है, यही बोला हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्जेस इज अ वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्स, ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, ऑल अदर क्या, ऑल चार्जेस लिख दो एट दैट टाइम, यानी सिंपल वेक्टर सम ले लो यार, दैट्स इट। चलो क्वेश्चनों के थ्रू समझते हैं भाई। CBSE का क्वेश्चन है, आई थिंक पता नहीं 2014 किस में आया था, पर CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दो दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, 2 point charges plus 6 coulomb and minus 8 coulomb are placed at the vertices B and C of an equilateral triangle ABC। तो दोस्तों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है, तो पहले तो मैं ड्रॉ करूंगा इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो दोस्तों सपोज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा ABC है, ठीक है। अच्छा अब देखो इधर, तो A है, B है और एक है C, ठीक है। तो दोस्तों 2 चार्जेस है, प्लस 6 कूलम B पे रखा हुआ है, प्लस 6 कूलम एंड माइनस 8 कूलम इज एट C, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड कितनी है, जिसकी साइड A है, ओके, बहुत बढ़िया। obtained an expression for magnitude and direction of resultant electric field at the vertex A due to 2 charges। तो दोस्तों वर्टेक्स A यहाँ पे, वर्टेक्स A यहाँ पे, अच्छा प्लस 6 कूलम के वजह से दोस्तों, प्लस 6 कूलम के वजह से यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जहाँ कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड रखना है, जहाँ कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड रखना है तो वहाँ मतलब निकालना है दोस्तों, जहाँ कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ +1 कूलम रखो, क्यों, जब आप यहाँ +1 कूलम रखेंगे, देखो फील करो, और ये प्लस है और ये ऑलरेडी +6 है, तो प्लस प्लस रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होता है, हमेशा ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जो +1 कूलम पे फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। देखो ना +6 कूलम ऑलरेडी पॉजिटिव है और +1 कूलम आपने रखना है, जहां आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मुझे वर्टेक्स A पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैंने वहां +1 कूलम रखा, तो +6 कूलम +1 कूलम में रिपल्शन होगा और ये दूर जाएगा, ठीक है। इसी को मैं दूंगा E1 दे देते हैं या EB दे देते हैं, चलो EB दे देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B, ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब +1 कूलम जो आपने रखा है दोस्तों, +1 कूलम जो आपने यहाँ रखा है, और यहाँ पे -8 कूलम है, C पे -8 कूलम है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव चार्ज की ओर होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे E के नाम से देता हूँ। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा और बहुत सुंदर तरीके से समझ आ रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ इसको, ओके, बहुत बढ़िया, ये है, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे अगर ये दूरी है तो ये वाला भी तो ए ही होगा, और ये भी क्या होगा, ये दूरी भी ए ही होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मुझे एक बात बताओ, पहले अपन मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, ई किसके इक्वल था, इन जनरल ई किसके इक्वल था, इन जनरल ये था Q/r²। क्यों क्या था, क्यों है दोस्तों, चार्ज जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, ठीक है, और R क्या है, जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, चार्ज और उस पॉइंट का डिस्टेंस R है, ठीक है। तो आप +6 के वजह से A पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो EB किसके इक्वल हो जाएगा, EB हो जाएगा, ठीक है। K यहाँ पे Q किसके इक्वल है, 6 Q के इक्वल है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके। और R कितना है, R A के इक्वल है, ठीक है। अच्छा तो ये हो जाएगा दोस्तों 6KQ/A²। दोस्तों एक काम करता हूँ, KQ/A² को मैं क्या मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे E मान लेता हूँ,
इसको मैंने क्या मान लिया ई, क्योंकि बारी बारी इतना बड़ा लिखना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, ई भी निकाल लिया, सिमिलरली ई ए क्या होगा, पर ये जो होगा के क्यों, पर अच्छा सॉरी ये कह रहा हूँ ई सी ना, आई एम सो सॉरी गाइस, ई सी है, कोई बात नहीं, करेक्ट कर देते हैं। ओके तो दोस्तों ई सी क्या होगा, ई सी होगा के क्यों, पर सी पे जो चार्ज है वो 8 कूलम है, 8 कूलम कह रहा हूँ, 8 क्यों है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ आपने साइन नहीं पुट करना होता है, जस्ट मैग्नीट्यूड पुट करना होता है, ए स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ गया, के क्यों, के 8 के क्यों बाय ए स्क्वायर, और के क्यों बाय ए स्क्वायर को मैंने क्या माना था, ई, तो ये 8 ई आ गया, ठीक है। अब रिजल्टेंट क्या होगा दोस्तों, रिजल्टेंट पता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, इसका रिजल्टेंट इधर को होना चाहिए, इनके बीच इसका डायगोनल होना चाहिए। तो थोड़ा मैं इसको ओके तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये देखो, इसको मैं ई आर कह दे रहा हूँ, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर कह दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अच्छा मुझे एक बात, अच्छा ठीक है, तो ई आर निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, ई आर निकालने का, रिजल्टेंट निकालने का पता है आपको फॉर्मूला, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आर इज टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, क्योंकि थीटा की भी जरूरत पड़ती है। दोस्तों यहाँ ध्यान दो, इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो ये एंगल 60 है, तो एक पूरा एंगल कितना हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे, लीनियर पेयर है, पूरा का पूरा लाइन 180 होता है, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ क्या बचा, 120 डिग्री, कितना बचा, 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा, तो आर आपको पता है दोस्तों क्या होता है, मैं दोबारा लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, पर दोस्तों यहाँ पे थीटा 120 डिग्री है, ठीक है। अच्छा तो और रिजल्टेंट को मैं क्या मान रहा हूँ, ई आर मान रहा हूँ, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ए ध्यान दो, अच्छा एक तो ई बी एक सी है, यानी ई बी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर प्लस 2ab ई सी कॉस 120 डिग्री। अच्छा कॉस 120 डिग्री कितना आया था, मैंने अभी निकाल के बताया आपको, कॉस 120 माइनस 1/2 आया था। तो यहाँ पुट कर दो यार, ई बी किसके इक्वल आया था दोस्तों, जो ई बी आया था वो 6e के इक्वल आया था, तो ई बी 6e है ना, यहाँ पुट करो, और जब आप देखेंगे ई सी, ठीक है, तो ई सी यहाँ पे 8e के इक्वल आया, ठीक है दोस्तों। ओके ई सी आ गया 8, ओके 8e का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पुट किया हमने, ई सी 8e स्क्वायर था, 2ab ई बी ई सी, तो ई बी अगेन 6e है और ई सी कितना है 8e, और अब देखो कॉस 120 डिग्री माइनस 1/2 अभी हमने देखा, तो इससे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अंदर आ रहा है 36e स्क्वायर प्लस 64e स्क्वायर, ठीक है, सो माइनस 6 8 48e स्क्वायर, ठीक है। जब आप इनको ऐड करेंगे व्हाट विल यू गेट, सो करके ऐड करके देख लेते हैं दोस्तों, ये आएगा 36 और 64 0, ये बिल्कुल 100 आ गया, तो 100 में से जब आप 48 माइनस करेंगे व्हाट यू विल गेट व्हाट 52, ठीक है दोस्तों। तो अंदर आ गया रूट 52 का ई स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अच्छा रूट 52 को आप निकाल सकते हो बाहर, देखते हैं 26, ठीक है, तो आप अच्छा ई तो बाहर निकल जाएगा और 2 भी बाहर निकल जाएगा, 2 रूट 13e, और ई किसके इक्वल माना था हमने दोस्तों, ई हमने माना था, ये हमने किसको माना था, ये हमने मान लिया था के क्यू बाई ए स्क्वायर। देखो ना जब आपने इसको ई मान लिया ना, तो बारी बारी आपको के क्यू बाई ए स्क्वायर नहीं लिखना पड़ा, आप इन दी एंड पुट कर दो के क्यू बाई ए स्क्वायर, के क्यू बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया ओके 2 रूट 13, ठीक है, के क्यू बाई ए स्क्वायर आपका क्या है आंसर है, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एट वर्टेक्स ए। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है, वो भी अच्छे से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे बोला गया है obtained an expression for magnitude and the direction, मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया दोस्तों, हमने रिजल्टेंट का डायरेक्शन नहीं निकाला है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम मान रहे जो ये जो एंगल बना है यहाँ पे, ये जो एंगल बना है वो अपन बीटा मान लेते हैं। अच्छा tan बीटा किसके इक्वल होता है, ध्यान दो, तो मैं हमेशा रट्टा कभी भी नहीं मारता हूँ इसको, अभी ओ माय गॉड आगे तो पेज ही नहीं है, ओ माय गॉड
कोई बात नहीं, यहाँ देखो आगे पेज नहीं है तो अपन यहाँ एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले तो इसको इरेज करते हैं। ओके मुझे पेज ऐड करना चाहिए था, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। दोस्तों जब आप देखेंगे, मान लो दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए है और वेक्टर क्या है, बी है, ठीक है। इनका रिजल्टेंट ए आ रहा है, ठीक है, और बी के साथ एंगल बीटा बना रहे हो, तो टेन बीटा किसके इक्वल होता है। तो मैं तो भाई इसको ऐसे याद रखता हूँ, ये अगर ये है तो ये है, ठीक है। तो ओके चलो मैं आपको निकालना सिखाई देता हूँ यार, फिर आप बोलोगे कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, रट्टा मारना पड़ेगा, पर मैं अपने बच्चों को कभी भी रट्टा मरवाना पसंद नहीं करता हूँ। अब देखो टेन बीटा रिजल्टेंट टेन बीटा से आएगा इधर, तो टेन बीटा का फॉर्मूला याद कैसे करना है आपको, मैंने आज तक याद नहीं किया, मैं बना लेता हूँ। मान लो दो वेक्टर से, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। ओके इनका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आ रहा है, सपोज क्या है आर, ठीक है। अच्छा तो ये मान लो पूरा एंगल थीटा है ए और बी के एंगल का, और रिजल्टेंट सिर्फ ए के साथ बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, एक काम करता हूँ मैं यहाँ ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, इसे आगे ले जाता हूँ और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ 90 का। अगर ये थीटा है तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है। अगर ये भी क्या हो जाएगा बी, ठीक है, मैं ऐसे याद रखता हूँ। तो ये इतना हो जाएगा अपना बी कॉस थीटा और ये हो जाएगा बी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से जो मैं टेन बीटा निकालता हूँ वो टेन बीटा पी बाय बी होता है इस वाले ट्रायंगल से, ठीक है। तो पी आ गया बी साइन थीटा, ओके, ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। तो टेन बीटा का फॉर्मूला सिंपल ऐसे होता है। चलो मैं अगले पेज में ही करके आपको दिखा देता हूँ इधर। सो टेन और बीटा किसके इक्वल हो जाएगा। अच्छा हमेशा ध्यान रखना थीटा दोनों के बीच का एंगल है, बीटा क्या है, बीटा जो ए के साथ एंगल बन रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन बीटा है ना, टेन बीटा ए के साथ कितना बी, ओके। तो पहले तो बी ई बी आएगा, ठीक है, ई बी साइन थीटा साइन 120 डिग्री ओवर ई ए प्लस ई बी कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो तो ओके ई बी किसके इक्वल आया था, यहाँ पुट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ई बी 6E, ओके, और ओके ई बी 6E और ई 8E और ई बी 6E यहाँ पुट करेंगे। पर कॉस थीटा 120 डिग्री है दोस्तों, थीटा 120 डिग्री है तो कॉस -1/2 आ जाएगा, ठीक है। कॉस 120 डिग्री -1/2 और साइन 120 क्या होता है, साइन 90 प्लस 30 लिखो तो कॉस 30, ठीक है। और क्योंकि साइन जा रहा है तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहता है, तो √3/2 आ गया। आई होप आप लोगों को आता है √3/2। पहली बात तो ई कॉमन लेके आप काटो, ठीक है। और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से 3√3 बटे यहाँ क्या आएगा, ए कैंसिल होके 3 आ जाएगा, 8 - 3 5, ठीक है। सो 10 बीटा ओवरऑल किसके इक्वल आ गया, 10 बीटा आया 3√3 5 के इक्वल आया। और क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, सिंपल आप बीटा इक्वल टू वहाँ जाके इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, 3√3/5। यहाँ तक आप अपना आंसर छोड़ दोगे। तो आई होप अच्छे से आपको समझ आ रहा है दोस्तों। CBSE का क्वेश्चन है, कम से कम 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, 4 नंबर का लेके चलो, ठीक है। तो इतना आसान है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन उठता ही उठता है, ठीक है। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो दोबारा देखो लेक्चर को, ठीक है, पॉज करके सॉल्व करो, ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। ओके अगला क्वेश्चन ए बी CBSE है, तो पहले मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, इरेज ऑल कर देते हैं। ए बी CBSE का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विच इज रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ऑफ 10⁻³ kg, ठीक है, एंड हैविंग अ चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो दोस्तों एक ड्रॉप है, देखो एक मान लो एक वाटर ड्रॉप है, ठीक है, इसका मास दिया हुआ है कितना 10⁻³ kg, ठीक है, बहुत बढ़िया मास दिया हुआ है, ठीक है। और इस पर चार्ज कितना दिया हुआ है, क्यों, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वली दिया है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ,
कितना इसे इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ेगा कि ये यहाँ पे क्या रहे, मतलब कि सपोर्ट करने के लिए। आपको पता है कि इसका मास है तो नीचे फोर्स mg लग रहा होगा, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर मैं E देता हूं तो यहाँ पे फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स क्यू ई के इक्वल हो जाता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्यू ई को इक्वल रखोगे mg के, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो mg बाई क्यू हो जाएगा। और m कितना दिया हुआ था 10⁻³ g को आप 10 ले लो, क्यू कितना दिया 1.6 इंटू 10⁻19। दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 100/16 इंटू 10⁻19 होगा, 16 हो जाएगा, है ना। ओके, बहुत बढ़िया। तो -19 ऊपर जाके +19, 3 घटाओ तो 16, और ऊपर एक पॉइंट हटा के मैंने ऊपर एक और 0 लगा दिया, तो आ जाएगा 50/8। 50 को 8 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ओके 6 8 48, 2 आता है 2, ओके 5, तो 6.25 इंटू 10⁻16 ओके न्यूटन पर कूलम। दोस्तों एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट, ठीक है। सो ओके SI यूनिट यहाँ देखो, यहाँ मैंने लिखा भी था SI यूनिट क्या होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो फोर्स बाय चार्ज होता है, तो फोर्स का न्यूटन होता है और इसका कूलम, तो न्यूटन बाय कूलम, ठीक है दोस्तों। इतना आसान, आई होप मैंने कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं किया, कोई गड़बड़ यहाँ पे मैंने नहीं किया, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये भी CBSE का क्वेश्चन था दोस्तों। अब आगे हम कंसेप्ट बढ़ाएंगे हम लोग। अब टाइम आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ने के लिए, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, एक चार्ज के अराउंड स्पेस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को देखा, ठीक है, कि एक चार्ज के अराउंड किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना स्ट्रेंथ है, कितना पावर है, वो हमने देखा था F/Q0 या K/Q/R², ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी कंसेप्ट दोस्तों पहली बार फैराडे ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे डिफाइन किया गया था, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन और कर्व, लाइन भी हो सकता है कर्व भी हो सकता है, ड्रॉन थ्रू अ रीजन ऑफ स्पेस so that its tangent at any point is the direction of net electric field. Okay, तो यहाँ देखो so that its tangent at any point is the direction of net electric field. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन है या कर्व है, ठीक है, और उस कर्व के किसी भी पॉइंट पे, अगर मान लो एक कर्व बनाया मैंने, एक कर्व बनाया, अगर मान लो किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट खींचोगे, यहाँ पे क्या खींचोगे टेंजेंट, तो ये किसका डायरेक्शन देगा, ये डायरेक्शन देगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये डायरेक्शन किसका है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। अगर मैं इस वाले पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट P था, मैं पॉइंट Q पे अगर टेंजेंट खींचता हूँ तो यहाँ देखो इसका टेंजेंट कुछ ऐसा जाएगा, तो अब ये वाला डायरेक्शन इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ आया, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा कुछ नहीं है, दिज आर इमेजिनरी लाइंस, दिज आर व्हाट, दिज आर इमेजिनरी लाइंस, और है ना चार्ज के अराउंड बनाते हैं हम लोग, पर इस लाइन या कर्व है, किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट किसका डायरेक्शन देगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों। पहली बात प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इसके, ठीक है। फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एमर्ज होता है, क्या होता है, एमर्ज, यानी निकलता है बाहर, ठीक है। जैसे मैंने आपको फिगर ये कई बारी बनाने को भी आ जाता है, जैसे यहाँ देखो ये प्लस क्यू है, यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी बनी है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, एक तरीका भी बता देता हूँ आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को पता करने के लिए उस पॉइंट पे आप +1 कूलम लाओ, तो ऑलरेडी प्लस चार्ज है, तो प्लस प्लस रिपेल करेगा, तो इधर को रिपेल करेगा, फोर्स इधर लग रहा है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड है, ये रेडियली आउटवर्ड है, क्या है, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। तो मैंने आपको कंसेप्ट भी बता दिया, पर यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे -q चार्ज है और यहाँ पे आप +1 कूलम लाओगे तो किसी भी पॉइंट पे इसको अट्रैक्ट करेगा इधर की ओर, तो इसलिए यहाँ पे जो फील्ड लाइन्स है वो इनवर्ड है, रेडियली इनवर्ड, ठीक है, रेडियली इनवर्ड, ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। और मतलब इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है,
जो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एंड कहाँ पे होता है, नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है दोस्तों, अगर सपोज वहाँ पे सिंपल सिंगल चार्ज है तो स्टार्ट एंड इन्फिनिटी पे हो सकता है। जैसे मान लो ये सिंपल एक ही चार्ज है तो स्टार्ट तो हो रहा है पर एंड नहीं पता कहाँ पे हो रहा है, तो इन्फिनिटी पे हो रहा है। सिंपल ये फंडा है। तो पहली प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टीज लिखने को आ जाती है। ठीक है दोस्तों ये डायग्राम भी बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कई बार पूछा गया कि ड्रॉ करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर टू पॉजिटिव चार्जेस। तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है दोस्तों, ये भी प्लस क्यू है और ये भी क्या है, प्लस क्यू है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसा दिखता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहली बात वही बनेगी जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वहां पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो किसका डायरेक्शन देगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ देखो इसके सेंटर में, बीच में, यहाँ पे इसके दोस्तों सेंटर में अगर मैं कोई और कलर लूँ, सपोज मैंने रेड लिया, चलो अच्छा, इसके सेंटर में देखो। ठीक है, इस पॉइंट को मैं एनालाइज करना चाहता हूँ क्योंकि बोथ आर पॉजिटिव चार्ज, ए बी प्लस क्यू, ए बी प्लस क्यू है। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को लगेगा, रिपेल करेगा, इस पे भी इधर को लगेगा, क्योंकि इक्वल चार्जेस है और इक्वल डिस्टेंस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट है, तो ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे ई नेट क्या होगा, यहाँ पे ई नेट होगा जीरो। सेंटर में ई नेट क्या होगा, जीरो, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना यार, एक इधर को एक इधर को। ठीक है, और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मिडल पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाते हैं। क्लियर है, आई होप ये आप लोगों को समझ आ रहा है। देखो यार इससे आसान तो कोई नहीं समझा सकता है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे ऐसा क्यों बना है, चलो यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करके देखो, टेंजेंट ऐसा आ रहा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा बना होगा। चलो मैं अच्छे से थोड़ा बना देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं चलो यहाँ की बात करूँ तो यहाँ का टेंजेंट, ठीक है, इधर को जा रहा है तो ई नेट है। तो ई नेट यहाँ कैसे है मैं आपको विजुलाइज करवाता हूँ। दोनों पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ +1 कूलम रख के देखो, तो ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा और ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा। और क्योंकि ये ज़्यादा पास है, ज़्यादा दूर है, तो पास वाले का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। पता ना ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई का फॉर्मूला होता है Q/R²। अगर R कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ज़्यादा है तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जब आप इसे बनाएंगे तो ए इधर को ही जाएगा ई नेट। तो देखो समझ आ रहा है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दो पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, मान लो एक प्लस कूलम चार्ज है दोस्तों और एक क्या है, माइनस कूलम, प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू से हमेशा जनरेट होगा और नेगेटिव चार्ज पे क्या होगा, टर्मिनेट होगा। तो देखो ना अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेंटर में है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्योंकि यहाँ +1 कूलम रख के देखो तो प्लस वाला इसको रिपेल करेगा, ठीक है, और माइनस क्यू से अट्रैक्ट करेगा। तो जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है दूसरा भी इधर ही है, तो ऐड होके कुछ देगा, यहाँ पे नॉन जीरो होगा, यहाँ पे क्या होगा, सेंटर पे नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पे कुछ ऐसा बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो आई होप आप लोगों को समझ आए दोस्तों। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी पॉइंट है ना, इसके पूरे लाइन में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन देता है। तो अभी हम बात कर चुके हैं, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ, ठीक है, यहाँ देखो तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे मुझे टेंजेंट बना लेना है। अच्छा यहाँ पे मुझे टेंजेंट बना लेना है। क्लियर है इसे, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों, यहाँ पे मुझे टेंजेंट बना लेना है। क्लियर है इसे, तो याद होनी चाहिए प्रॉपर्टीज, पूछा गया सीबीएसई में। ठीक है, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। कई बार तो सिंपल ये उठा के पूछ लिया गया, एक नंबर का बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में कट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर एक भी पॉइंट पे मैं टेंजेंट बनाता हूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। देखो यहाँ पे इनका वो हुआ, इंटरसेक्शन हुआ, तो यहाँ पे दो टेंजेंट पॉसिबल है। एक तो ये, अगर ये क्रॉस करते हैं तो एक तो ये वाला टेंजेंट पॉसिबल है, दूसरा ये वाला टेंजेंट पॉसिबल है इस कर्व का। तो इसका मतलब ई नेट इधर भी जा रहा है एक पॉइंट पे, इधर भी जा रहा है। तो हाउ इज इट पॉसिबल, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन हो? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि डायरेक्शन इधर भी हो और डायरेक्शन इधर भी हो। ठीक है, तो इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती है ना। बहुत बढ़िया, ओके, इसका रीजन आपने लिखना है। फोर्थ पॉइंट इज
इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स। व्हाई? या डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स, बिकॉज यहाँ देखो हमें पता है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा। समझ आ रहा है दोस्तों? तो अगर पॉजिटिव चार्ज से जा रहा है तो नेगेटिव पे टर्मिनेट होगा। वापी आके ऐसा नहीं हो सकता कि पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है पॉजिटिव पे ही आ गया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल क्या है कि पॉजिटिव पे क्या होगा, पॉजिटिव पे मतलब कि बनेगा, ठीक है, वहां पे स्टार्ट होगा और एंड हो जाएगा नेगेटिव पे। पॉजिटिव पे स्टार्ट होगा और एंड हो जाएगा कहाँ पे, नेगेटिव पे। तो आई होप आपको समझ आ रहा है। तो इसलिए कभी भी वो क्या नहीं बना सकते हैं, क्लोज लूप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट, ठीक है, क्राउडेड लाइन्स रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड वाइल डिस्टेंस लाइन रिप्रेजेंट वीक फील्ड। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे क्राउडेड लाइन है, यहाँ देखो, तो यहाँ पे फील्ड काफ़ी ज़्यादा है। मतलब मान लो E1 देता हूँ और यहाँ पे E2 देता हूँ, तो यहाँ देखोगे सेम एरिया में तीन फील्ड लाइंस कट कर रहा है, और सेम एरिया में सेम अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो एक ही फील्ड लाइन कट कर रहा है। तो इससे पता लग गया कि पास कहाँ पे है, E1 पे पास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू E2, तो E1 विल बी ग्रेटर देन E2। यानी जहाँ पे ए बाय कन्वेंशन दोस्तों, जहाँ पे क्राउडेड लाइन्स है, जहाँ पे क्या है, क्राउडेड लाइन्स है। फॉर एग्जाम्पल चलो यहाँ पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होता है, निकलता है पॉजिटिव, ठीक है, स्टार्ट होता है, क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे सेम एरिया पे अगर मैं कुछ एरिया बनाऊँ, यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कट कर रहा है, पर मैं अगर यहाँ सेम एरिया बनाऊँ तो हो सकता है कि कुछ ना कट करें या एक ही कट करें। ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ ज़्यादा है। यानी अगर मैं इसे E1 देता हूँ और इसे E2 देता हूँ, इसका मतलब E1 ज़्यादा है E2 से। ये चीज़ समझ लो, यही था अपना फिफ्थ पॉइंट। यही क्या था, फिफ्थ पॉइंट, कि क्राउडेड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड वाइल डिस्टेंट लाइंस रिप्रेजेंट वीक फील्ड। दोस्तों दैट इज इनफ फॉर टुडे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो आज के लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ के ऊपर क्या किया, न्यूमेरिकल किया, खासकर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखा, ठीक है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी किए CBSE में आए हुए, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और उसके, ठीक है, बहुत कम टाइम में प्रॉपर्टीज भी हमने कवर कर ली। ठीक है दोस्तों, तो इतनी क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल रहा है और गारंटेड है भाई, अगर इस लेक्चर यहाँ इस हिसाब से चलोगे, फिजिक्स पढ़ोगे तो पूरे में से पूरे नंबर पक्के अगर अच्छे से आप पढ़ते हो। तो दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, है ना, और नोटिफिकेशन बेल भी आप प्रेस कर दो। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइज, बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।